हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो है वो ख्याल है कि कौन सा लेक्चर होगा। 27 लेक्चर है। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि आप लोग जो है वो प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर दिया होगा। आप लोगों में से कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ लोगों के फोन भी आए हैं कि इंग्लिश में बहुत मुश्किल हो रही है। भाई मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो प्रेजेंटेशन देनी है उसको उर्दू में लिख लो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड इस्तेमाल नहीं करो। थोड़ा अटक के बोल लो तो अच्छा, टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा, तुम लोग टाइम ज़्यादा किल होगा। 10 मिनट की प्रेजेंटेशन है। ठीक है, और फ्लाइट तो इंग्लिश में बनानी, तो जब जो फ्लाइट में लिखा है वही पढ़ना है। तो इंग्लिश बोलने में अगर आप मैक्सिमम ये हो सकता है कि आपका एक्सेंट बहुत थोड़ा ख़राब हो, तो ये जो पाकिस्तान का इशू है, दुनिया भर में कहीं पर भी जो है अगर एक्सेंट ख़राब हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो आप जिस तरह की इंग्लिश बोलेंगे वो एक्सेप्टेबल होती है दुनिया भर के। इसलिए लेकिन क्योंकि मीडियम इंग्लिश है, हमारा जो मीडियम ऑफ टीचिंग है वो इंग्लिश है, हम उर्दू इसलिए बोल रहे होते हैं कि आप लोग समझ में आ जाए, और शायद हमारी कुछ लैकिंग भी है, हमें इंग्लिश इतनी अच्छी आती भी नहीं है। लेकिन क्योंकि हम तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इम्तहान तो इंग्लिश में दिया जाता है ना, इसलिए ये बात ध्यान में रखें कि इंग्लिश में ही करनी है। एक तो वर्ड उर्दू क्या है ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि पूरी इंग्लिश में है। ठीक है, लास्ट टाइम हम कुछ चीज़ें लिख रहे थे तो वो सॉल्ट के बारे में कुछ बातें हो रही थी। मैंने कहा था आपको सॉल्ट की किस्म बता रहा था आपको, मेरा मार्कर खत्म हो गया था। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ जल्दी जल्दी। सॉल्ट जो है वो एक तो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं। नॉर्मल सॉल्ट जो होते हैं जैसे NaCl नॉर्मल सॉल्ट है, KCl नॉर्मल सॉल्ट है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, जिसमें कहीं पर एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट नहीं आ रहा, तो कैटाइन और एनाइन जो है, दो कैटाइन और एनाइन जो कि H और OH नहीं है, बस वही मिल रहे हैं आपस में, तो वो सॉल्ट जो है वो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं। उसके अलावा जितने भी सॉल्ट होते हैं वो नॉर्मल सॉल्टों में नहीं आते। उसके बाद एसिडिक सॉल्ट आते हैं। एसिडिक सॉल्ट वो होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं H पॉजिटिव मौजूद रहता है, और वो फिर जो है ना, एसिडिक सॉल्ट जो है वो होते हैं जो कि जिनमें H पार्ट कहीं ना कहीं मौजूद होता है, और वो बाद में फिर किसी और रिएक्शन में बाहर निकलता है, जैसे सोडियम बाईसल्फेट, कैल्शियम बाईसल्फेट तो नहीं होता, कैल्शियम सल्फेट ही होता है, लेकिन पोटेशियम बाईसल्फेट, इस तरह के सॉल्ट जो है वो एसिडिक सॉल्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला वाला जो होता है वो बेसिक सॉल्ट होते हैं। बेसिक सॉल्ट वो होते हैं जिसमें OH किसी न किसी फॉर्म में रह जाता है, और फिर वो बाद में बाहर निकलता है। ठीक है, मार्कर जो है ना ज़रा ज़्यादा अच्छे वाले हैं, तो ज़रा वो क्या मिटाने में मुश्किल हो रही है। रात में कह रहा हूँ अच्छे वाले पुराने हैं। इसके अलावा बेसिक सॉल्ट वो होते हैं जो कि जिनमें OH किसी न किसी फॉर्म में रह जाता है, जैसे कॉपर हाइड्रोक्सी क्लोराइड। कॉपर हाइड्रोक्सी क्लोराइड जो है, या ये बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, उसके बाद जनाब इसके आगे की जो किस्म होती है, और बहुत तेज बारिश हो रही है, पता नहीं कब तक लाइट रहती है। जब तक लाइट रहती है रिकॉर्डिंग होगी, उसके बाद बाद में होगी। डबल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो दो सॉल्टों से मिलकर बने हुए हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका जो कॉमन नेम है बताया था, डोलामाइट है। उसके बाद फेरिक सल्फेट और अमोनियम सल्फेट NH,
पानी के मॉलिक्यूल होते हैं 24, सॉरी 6, 24 नहीं होते 6 होते हैं। ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन कहलाते हैं, यानी जब क्रिस्टल बनता है तो ये मॉलिक्यूल जो है वो शामिल होते हैं। इनको मोहर सॉल्ट कहते हैं। उसके बाद जो है अलम होती है। अलम जो होता है वो भी बहुत मशहूर सॉल्ट है, K2SO4। मैं लिख के लाया हूँ, मेरे मुझे याद आ रहते नहीं हैं, ठीक है। इसके फार्मूले में 24 पानी के मॉलिक्यूल हैं और ये पोटाशियम पोटाश अलम कहलाती है, ALUMN, ठीक है। तो ये अलम जो है वो बेसिकली सॉल्ट की किस्म होती है और ये इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जनाब के बाद जो सॉल्ट होते हैं सेमेस्टर में बोर्ड ने मेरा बड़ा काम दिया है, साथ दिया है। इंशाल्लाह होपफुली अगले सेमेस्टर में भी ऑनलाइन पढ़ाना पड़े। वैसे तो आज तो खबर आ गई है कि सितंबर से खुल रही है, तो होपफुली आपका अगला सेमेस्टर तो ऑनलाइन नहीं होगा, लेकिन मुझे बहरहाल ऑनलाइन पढ़ाना पड़े तो बेहतर होगा कि नया बोर्ड ले लिया जाए। इसके अलावा जनाब मिक्स सॉल्ट होते हैं। अब डबल सॉल्ट और मिक्स सॉल्ट में क्या फ़र्क होता है भाई? मैंने आपको बताया था एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। उसमें एक, अगर एसिडिक सॉल्ट की बात करें तो एक कैटाइन था और एक हाइड्रोजन कैटाइन था। 2 कैटाइन थे लेकिन एनाइन एक ही था, ठीक है। इसमें भी मिक्स, जबकि डबल सॉल्ट में हमने देखा कि 2 कैटाइन है और 2 एनाइन है, जबकि मिक्स सॉल्ट में ये होता है कि 2 ही कैटाइन होते हैं और 1 एनाइन होता है, या 2 एनाइन होते हैं 1 कैटाइन होता है, लेकिन वो H और OH नहीं होते। मसलन यानी एसिडिक सॉल्ट की तरह की किस्म में तमाम एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट जो है वो मिक्स सॉल्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें ज़्यादा पता है एसिडिक बेसिक इसलिए कहते हैं कि उसमें H या OH लगा होता है, तो HOH जो है वो आ जाता है। जैसे पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम सल्फेट है, सोडियम पोटाशियम कार्बोनेट है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर है, सोडियम पोटाशियम कार्बोनेट भी इस्तेमाल होता है जनाब, सोडियम पोटाशियम कार्बोनेट है। उसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है। अब ये डबल सॉल्ट OH वाला जो हम बेसिक सॉल्ट की बात करते हैं, ये बेसिक सॉल्ट नहीं है, ठीक है ना। वजह उसकी ये है कि इसमें कैल्शियम, मैंने बताया था उस दिन भी, कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम ही है। कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ फिर क्लोरीन से लगा हुआ है और एक जगह पे सिर्फ क्लोरीन से डायरेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। एक दफ़ा ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करके क्लोरीन से लगा हुआ है, एक जगह क्लोरीन से, यानी इसमें 2 नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। ये दोनों जो है, ये पार्ट जो है ये -1 है, ये पार्ट जो है -1 है और ये +2 है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन से लगी हुई है, हाइड्रोजन से नहीं लगी हुई, ठीक है। ये ऑक्सीजन खाली नहीं है, तो ये बेसिक पार्ट नहीं हुआ, ये डबल मिक्स सॉल्ट कहलाता है, ठीक है। और आखिर में मैंने बताया था, जो मैं लिख नहीं सका था, जो हम आखिर में बात कर रहे थे और हमारा मार्कर ख़त्म हो गया था। मार्कर तो ये भी जवाब ही दे रहा है। जब भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बारी आती है, मार्कर जवाब दे जाता है। ठीक है ना। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बेसिकली वो मिक्स सॉल्ट जैसे ही होते हैं, लेकिन उसमें खास बात ये होती है कि उसमें एक कॉम्प्लेक्स बना होता है। इसमें इस तरह का निशान आता है फार्मूले में,
इसमें और मिक्स सॉल्ट में फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि वहाँ पर भी जनाब ये था, यहाँ पर भी यही है, ठीक है। कॉपर, अमोनियम, ये कटाइन है, ये भी कटाइन है, और फिर सल्फेट है, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या हुआ कॉम्प्लेक्स और मिक्स सॉल्ट में? मिक्स सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में फ़र्क ये है कि जब मिक्स सॉल्ट को मैं डिज़ोल्व करूँगा तो दोनों कटाइन अलग अलग हो जाएंगे। इसमें ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ही रहेगा पानी के अंदर, या जिसमें भी डिज़ोल्व कर रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा नहीं, सल्फेट अलग हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है वो अलग हो जाएगा। अगर आप डिटर्जेंट को भी देखें, डिटर्जेंट भी एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, ठीक है। इसी तरह जिंक, अमोनियम सल्फेट है, फेरिस, हाइड्रो पानी जो है ना, हाइड्रोक्सिल जो है ना, सॉरी हाइड्राइड क्लोराइड है, फेरिक हाइड्राइड क्लोराइड है। मैं सबके नाम नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे आपको क्या चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है, क्या चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं होती। ये पोटाशियम कार्बोनेट क्लोराइड है, ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह के सॉल्ट होते हैं, ठीक है ना। इसी एसिड बेस सॉल्ट की टॉपिक को अगर हम लेके चलें तो एक आखिरी बात जो रह गई है वो हमने पीएच कुछ बात हमने पहले की थी, डिटेल में नहीं की थी। पीएच क्या होता है और पीएच निकालने का फार्मूला क्या है और पीएच किस तरह निकाली जाती है, किस तरह प्रस्तुत की जाती है, तो पीएच के बारे में अब हम बात करेंगे। पीएच के बारे में बात करते हैं। बेसिकली पीएच क्या होती है? हम ये कहते हैं कि जनाब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का माइनस लॉग बेस 10 माइनस लॉग ऑफ बेस 10 लॉग बेस 10 ही होता है नॉर्मली, वरना ln होता, ठीक है। तो लॉग माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पानी में जो H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन जो होता है, इसको अगर ले लें, H पॉजिटिव ले लो, H3O पॉजिटिव ले लो, एक ही बात है। तो H3O पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन होती है उसका माइनस लॉग ले लें तो वो पानी में अगर इसकी कंसंट्रेशन का माइनस लॉग ले लें तो वो पीएच कहलाती है, ठीक है। अगर आपको पता हो कि जनाब ये पीएच का टोटल जो है वो 14 तक स्केल होता है, तो क्यों होता है भाई? अगर हम आयनाइजेशन प्रोडक्ट देखें तो वाटर की आयनाइजेशन प्रोडक्ट जो है, अगर किसी कोई नॉर्मल पानी लें तो उसकी आयनाइजेशन प्रोडक्ट जो है वो ये होती है, ठीक है। मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा, वो ये निकालने का रेट हमने सिंथेसिस में वो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, बहरहाल, ठीक है। तो ये जो है ये अगर हम 298 डिग्री केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी होता है, इसी पे सारे काम हो रहे होते हैं भाई। अगर इस वक्त KW निकालें तो ये 14 के बराबर होती है, यानी इसकी 14 के बराबर नहीं होती, ये 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होती है, 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होती है। तो अगर ये 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होती है इस टेम्परेचर के ऊपर, तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम ये सोचते हैं कि पानी में जो है जितने मॉलिक्यूल H पॉजिटिव होगा उतने मॉलिक्यूल OH भी होंगे, ठीक है। पानी में टूटेंगे, आयनाइजेशन होगी, जितने मॉलिक्यूल H पॉजिटिव के होंगे उतने मॉलिक्यूल जो है वो OH नेगेटिव के होंगे। तो अगर ये 10 की पावर माइनस 14 है, इसका मतलब हुआ 10 की पावर माइनस 7 बराबर है 10 की पावर माइनस 7। तो इसका अगर आप माइनस लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा, पानी का जो पीएच आएगी वो 7 आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की पीएच 7 होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पानी की होती है। अगर पानी की पीएच जो है वो चेंज हो सकती है, मसलन 63 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 63 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर जमा करें 273 में, तो मेरे ख्याल में कितने बनते हैं?
133 नहीं 38 336 मेरा ख्याल में बनते हैं। 63 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो पानी की जो की वैल्यू होती है वो कुछ और होती है, वो 12 होती है शायद, ठीक है। इसी तरह 90 डिग्री पे जो है वो कुछ और होता है। सॉरी 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे 13 होती है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 10 की पावर -13 होती है। तो उस वक्त जो है पीएच जो है वो न्यूट्रल वाटर की क्या होगी 6.5, ठीक है। इसी तरह अगर हम 90 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -12 होती है। तो उस वक्त जो पीएच की वैल्यू होगी वो क्या होगी 6। तो ज़रूरी नहीं कि न्यूट्रल की वैल्यू 7 हो। नॉर्मल टेम्परेचर पे न्यूट्रल की वैल्यू 7 होती है, यानी प्योर वाटर की वैल्यू जो है वो 7 होती है पीएच की। लेकिन जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी जो है वो पीएच जो है वो की वैल्यू कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, H3O पॉजिटिव की वैल्यू कम होती चली जाएगी, पीएच की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो 7 को क्रॉस करके 14 तक चली जाएगी। वजह उसकी ये है कि चूँकि जब बेसिक पार्ट होता है तो इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए जब बेस आप डालते हैं पानी में तो बेस में OH की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और इसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ये कम हो जाएगा, ठीक है। हम इसको जब करेंगे आगे बेस की फॉर्मूला देखेंगे। तो अभी ये बात समझ में आई कि स्केल जो है वो 14 तक क्यों होता है। अगर नॉर्मल जो पानी होता है उसकी कंसंट्रेशन जो है उसकी आयनाइजेशन प्रोडक्ट जो होती है वो 10 की पावर -14 होती है पानी की, यानी उसमें जो आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो H3O पॉजिटिव आयन जो है वो H3O पॉजिटिव आयन जो है वो 10 की पावर -7 होते हैं, और OH नेगेटिव आयन जो है 10 की पावर -7। इनकी ये कंसंट्रेशन है मोल्स पर लीटर में है, मोलारिटी है, नॉर्मलिटी नहीं है, मोलारिटी नहीं है, मोलारिटी है, ठीक है। 1 लीटर में इतने आयन्स पाए जाते हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन ये है। और जब इन कंसंट्रेशन का माइनस लॉग लिया जाता है तो वो कोई ना कोई फिगर आती है, ठीक है। तो हम ये बात अगर समझ में आ गई है, हम इसको आगे चलते हैं। हमने आपको जैसे बताया कि सवाल आपके पास आ सकता है कि 63 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर प्योर वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है। तो आप बता सकते हैं कि 63 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, क्योंकि जो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो 13 होती है, इसलिए पीएच वैल्यू जो है वो 6.5 होती है प्योर वाटर की। इसी तरह 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयनिक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो 12 होती है, इसलिए प्रोडक्ट जो है आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो 12 होती है, इसलिए पीएच जो होगी वो 6 होगी प्योर वाटर की। अच्छा जी, अब आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को, स्ट्रॉन्ग एसिड या किसी भी एसिड को पानी में डालेंगे तो क्या होगा। हमने ये पता है कि जनाब जो कंसंट्रेशन की आयनिक प्रोडक्ट है H3O पॉजिटिव वो OH नेगेटिव जो है इसकी आयनिक प्रोडक्ट KW होती है भाई। अब अगर मैंने फर्स्ट करें किसी में एसिड डाल दिया कोई ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ H3O पॉजिटिव की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी OH नेगेटिव की वैल्यू से। बताए एसिड डालूंगा तो H पॉजिटिव ज़्यादा आ जाएंगे उसमें, तो OH नेगेटिव तो पानी में से ही आ रहे हैं, तो इसलिए OH नेगेटिव तो कम हो जाएंगे और H3O पॉजिटिव की वैल्यू कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और इन दोनों का जो सम होता है वो 14 के बराबर होता है। तो पानी जो है वो एसिडिक तो रहेगा नहीं। अगर OH नेगेटिव की वैल्यू जो है
OH नेगेटिव जो आ रहे हैं वो तो 10 की पावर -7 आ रहे हैं, ठीक है। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन तो भाई वही रहेगी ना जो थी पानी में, जो पानी में जो कंसंट्रेशन थी वही रहेगी। H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो वो 10 की पावर -7 से ज़्यादा होगी। क्या हो सकती है ज़्यादा? 10 की पावर -6 हो सकती है, 10 की पावर -5 हो सकती है, 10 की पावर -4 हो सकती है, 10 की पावर -3 हो सकती है, 10 की पावर -2 हो सकती है, या 10 की पावर -1 हो सकती है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट तो टोटल तो 10 की पावर -14 आनी है, ठीक है। अगर ये 10 की पावर -7 के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो वो कम होना शुरू हो जाएगी कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी जो पीएच वैल्यू हो सकती है वो 1 से लेकर 7 तक हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि H3O पॉजिटिव की वैल्यू, सॉरी ये मैं थोड़ा सा इसमें गलती हो गई, ये 10 की पावर -7 से ये ज़्यादा होगी क्योंकि कम्बिनेशन इनका 14 बनना है। अगर ये कम होंगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये 10 की पावर -7 से तो ज़्यादा ही होंगे ना, ठीक है। इसलिए ये 10 की पावर -6 ये कंसंट्रेशन इसकी आयंस की हो सकती है और इसी हिसाब से उसकी फिर पीएच होगी। अगर 10 की पावर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, इसी हिसाब से उसकी पीएच होगी। तो अगर हम किसी भी कंपाउंड की पीएच मालूम करने की कोशिश करें, मसलन मैं कहूँ कि एक 10 की, मैं बताता हूँ उसको दिखाता हूँ आपको। मैं कहूँ कि मैंने 10 की पावर -2 मोलर HCl डाल दिया पानी में। अब HCl हमें आपने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, हमें याद था है कि HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये पूरा का पूरा आयनाइज हो रहा होगा, यानी H3PO4 की H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो गई 10 की पावर -2, इसका माइनस लॉग ले लिया, 10 की पावर -2 का माइनस लॉग ले लिया। तो अगर आप कंप्यूटर में लेंगे, कंप्यूटर में तो ये वैल्यू आ जाएगी 2, तो इसकी पीएच क्या हो जाएगी 2। आसान सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी पूरी आयनाइज हो रहा है, इससे पूरे H पॉजिटिव पूरा का पूरा जा रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद Cl जो है, Cl की कंसंट्रेशन भी यही होगी, Cl के आयन भी बन रहे होंगे, लेकिन Cl के आयन से हमें कंसर्न नहीं है इस वक्त, इसलिए हमें H पॉजिटिव आयन से कंसर्न है, तो इसकी पीएच आ गई 2। इसी तरह अगर मैं टू इंटू 10 की पावर -3 मोलर जो है HNO3 ले लूँ, तब भी यही होगा बात। थोड़ी इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं आप बगैर कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं, लॉग पर अलग कर लें, 2 का लॉग पर अलग कर लें, फिर 3 करके फिर लॉग, जो माइनस तो हर एक में ही है, तो सब चीज़ें जो करके करोगे डायरेक्ट रख के कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर में हो जाता है। इंटरव्यू लेवल पर तो नहीं होता था, इंटरव्यू लेवल पर कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये कुछ इस तरह के सवाल होते हैं कि आप इसको अपने दिमाग इस्तेमाल करके बगैर कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल आप इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, तो ये आ जाएगी 2.70। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन का माइनस लॉग निकालेंगे तो आ जाएगा 2.70, ठीक है ना। इसी तरह आप जो है औरों के भी कर सकते हैं और कंसंट्रेशन की भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कंसंट्रेशन बनाते जाएं, पीएच निकालते जाएं। अब इसमें कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी और फिर हम देखेंगे कि बेस की पीएच कैसे निकल जाती है, ये हम कोशिश करेंगे कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दें।
दोबारा इसी के बारे में और फिर बात करता हूँ, दोबारा कर लेता हूँ। एक तो ये कि भाई इसमें ये बात देखनी ज़रूरी है कि इम्तहान, अभी तो हम प्रेजेंटेशन की बात ही कर रहे थे, अब हम इम्तहान की बात भी कर रहे हैं। इम्तहान में एक इम्तहान जो पॉलिसी हमसे कहा गया है कि आपको कंडक्ट भी कर दी जाए, आपको कन्वे भी कर दी जाए, वो ये है कि एक एग्ज़ाम होगा जो कि एक ख़ास डेट के ऊपर, एक ख़ास टाइमिंग के ऊपर अपलोड होगा। मे बी वो अपलोड मेरे LMS पे हो जाए, अभी LMS का मुझे पता भी नहीं कि किस तरह से अपलोड हो रहा है, या मैं ग्रुप में डाल दूँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँ। इसके अलावा जो है वो मैं पेपर पे भी लोड कर दूँ, मतलब अपने MS टीम पे भी लोड कर दूँ। आपको जहाँ से आसान लगे वहाँ से वो पेपर उठा लें। उस पेपर को कंप्लीट करने का जो टाइमिंग कंप्लीट करके उसकी स्नैपशॉट खींच के आपने मुझे वो डाउनलोड करना है। मैं समझता हूँ कि जब आप मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालूँगा तो मैं कोशिश करूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में ना डालूँ तो मैं आपसे एक्नॉलेजमेंट मांग लूँ। अगर आप एक्नॉलेजमेंट मांग लें, आप डाउनलोड कर दें, तो एक्नॉलेज कर दें कि मैंने डाउनलोड कर दिया। तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। सुबह वैसे अगर 9 बजे डालता हूँ तो 9 बजे वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास 4 घंटे हैं तो एक हसास अपने पेपर पे जिस पे कुछ खास चीज़ें लिखी हुई हो, आपका ये लिखा हुआ हो कि आपने कितना, आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, किस बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जो आपकी कॉपी पे लिखा होता है, जो चीज़ें आपकी कॉपी पे लिखी होती हैं, तो तमाम चीज़ें जो है आप वहाँ पर भरें। जो हम कॉपी पे ही लड़ के भरवा रहे होते हैं, वहाँ पर भी लिख पेपर के ऊपर लिखा हुआ कि भाई ये चीज़ें भर दें। तो आप एक साफ सुथरे कागज़ के ऊपर तमाम चीज़ें भर के उसको जो है स्नैपशॉट खींच के आप वापस अपलोड कर दें। ठीक है, हर आदमी ने अलग अलग करना है, ये बात मुझसे पूछती नहीं है, लेकिन बहरहाल क्योंकि स्नैपशॉट होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जनाब आपने जनाब वो किसी का किए हुए, एक आदमी ने एक कर लिया, 4 आदमी ने उसकी जो ना तस्वीरें जो है वो आपने अपलोड कर दी, तस्वीरें सेम होंगी भाई तो फंस जाओगे। ठीक है, और अगर राइटिंग सेम होगी तो फंस जाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, आपकी पिछली कॉपियों से चेक की जाएंगी कि भाई आपकी राइटिंग अलग है, सब चीज़ें, क्योंकि वो हमें मेक श्योर करना है, हमें ये एविडेंस देना है कि आपने ये पेपर खुद किया है। पेपर 4 घंटे का टाइम तो होगा, लेकिन 4 घंटे का पेपर नहीं होगा, पेपर जो है 2 घंटे का ही होगा। तो जिस तरह के सवालात होते हैं वो PLO CLO से वो लिंक होते हैं, नॉर्मली 6 सवाल होते हैं, तो उनके हम कोशिश करेंगे कि हमें उनके वो फिल ब्लैंक मारने की याद, तो 6 सवाल जो है वो हम नॉर्मली 6 सवाल पूछते हैं। और अगर 2 घंटे का पेपर है तो आप समझ लें कि 20 मिनट का एक सवाल है, 20 मिनट में आराम से आपसे सॉल्व होगा। न्यूमेरिकल भी होंगे, थ्योरेटिकल सवाल भी होंगे, ओपन बुक किस्म का पेपर है तो ज़्यादातर कोशिश कॉन्सेप्चुअल सवाल होंगे कि आप उसको समझें और फिर उसको इस्तेमाल करें अपने डाटा को और फिर उसके वास्ते जवाब निकालें। क्योंकि न्यूमेरिकल या इस तरह की चीज़ें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी। अभी हमारे पास गाइडलाइंस की भी अभी तक नहीं आई है कि किस तरह के सवाल होंगे, लेकिन कोशिश यही होगी कि ऐसे सवाल हों जो तमाम लोग कर लें, बहुत ज़्यादा आसानी से ना करें लेकिन कर लें। ठीक है, तो थोड़ा सा भाई स्पीड आप पकड़ लें। मेरे ख्याल में 27 तारीख जो है वो डेट आई है आपके एग्ज़ाम की, तो 27 तारीख को जो है वो आपका एग्ज़ाम 27 तारीख से शुरू होंगे। बीच में बकरीद भी आ रही है, हमने जो मैनेजमेंट से कहा था कि बकरीद के बाद ले लें, लेकिन मैनेजमेंट शहजादी नहीं है, तो 27 को ही पेपर शुरू होते हैं। 27 तारीख को मतलब 28, 29, 30, 31 को बकरीद है, 30 को बकरीद है। बहरहाल 3 पेपर शायद हो चुके हैं। तो बहरहाल मेरा पेपर तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा पेपर पहले ही रखा हो, ताकि मेरे पास डाटा आ जाए तो मैं चेक करना शुरू करूँ। तो मेरा सबसे ज़्यादा देर होती है, मैं देर में रिजल्ट आता हूँ, तो हो सकता है मैनेजमेंट भी चाहे कि मेरा पेपर पहले हो जाए ताकि मुझे टाइम मिल जाए और मैं पेपर पहले करूँ। तो इसके बाद मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक आपके एजुकेशन का आखिरी है, लेक्चर्स का आखिरी है। अभी ये मेरा ख्याल है कि मैंने इस हफ्ते 4 लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं, क्योंकि मैं पीछे चल रहा हूँ। ठीक है, 3 एक कर लिया है मैंने,
3 और करने हैं, नेक्स्ट वीक 2 लेक्चर और होंगे, तो मेरे इसके बाद 5 लेक्चर बात होंगे, ठीक। लास्ट टॉपिक जो है इस वीक का टॉपिक जो था और अगले वीक का टॉपिक जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। तो मैं अगले लेक्चर में ये PSO कंप्लीट करूँगा और फिर उसके बाद 2 लेक्चर जो है वो ऑक्सीडेशन के होंगे, अगला 2 लेक्चर जो है रिडक्शन के होंगे। तो प्रैक्टिकल रह गए हैं, उसकी वीडियोज भी अपलोड हो जाएंगी, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आप सिर्फ कंसंट्रेट करें एग्जाम पे। हम देखेंगे कि हम किस तरह प्रैक्टिकल को कंप्लीट कराते हैं आपको, और फिर उसके बाद हम किस तरह उसका एग्जाम लेते हैं, तो भी वाई फॉर्म में होगा, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप अल्लाह।